आपने ये तो सुना होगा कि शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं, पर आखिर इन शब्दों में कितनी सच्चाई है? क्या ये बातें सच भी हैं या सिर्फ लोगों द्वारा बनाई गई बातें? अब इस वाक्य को जानने हम चलते हैं मंजू के जीवन पर। मंजू का जीवन वैसे तो पूरी तरह से खुशियों से भरा था। उसका ससुराल तो गरीब था, पर मायके में हर सुख सुविधा थी, जिसकी कल्पना अक्सर ही उसका पति केशव किया करता था। वो अक्सर ही सोचता कि अपने ससुराल में ही रह लूं। वहाँ तो सारी सुख सुविधाएं हैं, बैठ कर खाऊंगा। वहाँ तो गुलाम बनकर भी रह लूं तो जीवन खुशियों से बीतेगा। अक्सर ही वो अपने ससुराल जाने की बातें सोचता रहता, जिस कारण वो रात भर सोता भी नहीं। अगर कभी आंख लग भी जाती तो उसके सपनों में भी यही दृश्य रहता कि वो ससुराल में मुलायमदार गद्दे पर बैठा है और सब उसकी खातिरदारी कर रहे हैं। पर ये तो सिर्फ उसके लिए एक सपना था जो उसके मन के लालच को और बढ़ा रहा था। एक सुबह जब केशव सो रहा था, तभी मंजू उससे बोली, उठो जी, आखिर कब तक ऐसे पड़े रहोगे? मुझे भी तो घर की सफाई करनी है। मंजू काफी देर तक केशव को आवाज लगाती रही, पर केशव तो ऐसे सोया था कि जैसे कितने ही दिन से न सोया हो। उसे ऐसे सोता देख मंजू को बहुत गुस्सा आया। पता नहीं मैंने ऐसे इंसान से शादी ही क्यों की। पहले तो इतना आलसी नहीं था, पर अब देखो कैसे कुंभकर्ण की भांति सो रहा है। ऐसा कहकर मंजू वहाँ से चली गई और खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते बनाते वो सोचने लगी, मेरी ही तो मत मारी गई थी जो ऐसे इंसान से विवाह कर लिया। माँ, बाबूजी और भाई ने तो बहुत रोका था, पर मुझे ही प्रेम का बुखार चढ़ा था। पर आखिर अब करें भी तो क्या? जैसा भी है निभाना तो पड़ेगा। अगर मायके में किसी से कुछ बोले तो सब उसे ही सुनाएंगे। बोलेंगे तुम्हें ही तो प्रेम का रोग चढ़ा था, अब भुगतो। थोड़े ही समय में मंजू की सास विमला वहाँ आ गई और बोली, क्या हुआ बहू, खाना बन गया क्या? हाँ हाँ सासू माँ, बन गया, पर वो अभी तक नहीं उठे। मैंने बहुत बार आवाज लगाई पर वो नहीं उठे। ये हमेशा ही ऐसा करता है। मैंने बहुत बार बोला उसे कि कुछ काम धंधा कर ले, पर इसे तो राजा की तरह हर चीज बिस्तर पर ही चाहिए। विमला ने इतना ही कहा था कि केशव वहाँ आ गया। वो समझ गया कि जरूर मेरे ही बारे में बुराई हो रही होगी। वो अपनी माँ से बोला, माँ, तुम तो हमेशा गुस्से में ही रहती हो। लाओ मुझे कुछ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। सुबह से एक निवाला तक नहीं खाया मैंने, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। केशव के ऐसा कहते ही मंजू सोचने लगी, इस आदमी को कुछ जिम्मेदारी की समझ ही नहीं है। मेरी ही अक्ल खराब थी जो इससे विवाह कर लिया। अगर पहले पता होता कि ये ऐसा निकल जाएगा तो इससे कभी बात भी नहीं करती। विवाह तो दूर की बात है। इतना सोचते सोचते वो गुस्से में केशव से बोली, खाना तो कब का बन चुका है। आपको कुछ समय का महत्व हो तो कोई आपको बुलाए। आपको तो बस अमीरों की तरह हर चीज बिस्तर पर चाहिए। आपसे ये न होता कि कुछ काम कर लूं और घर खर्च में सहयोग करूं। मैं और सासू माँ बस खेतों में काम करते हैं और आप तो सुबह उठते हैं फिर पूरा दिन पड़े रहते हैं। काश ऐसा सच में मुमकिन होता, फिर तो मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाता। इसके बाद मंजू ने उसे खाना दे दिया। खाना खाने के बाद केशव फिर से लेट गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज मंजू का भाई विनोद उसके घर आता है। उसके चमकदार कपड़े देख केशव उसकी चापलूसी करना शुरू कर देता है। आइए आइए भैया, बैठिए, मैं भी चाय बना के लाता हूँ आपके लिए। ऐसा बोलकर केशव चाय बनाने के लिए चला गया। उसका ऐसा व्यवहार देख मंजू चौंक गई। वो सोचने लगी, जो इंसान कभी उठ के खुद से पानी भी न ले, वो आज मेरे भाई के लिए चाय क्यों बना रहा है? कुछ तो बात है। मंजू ये सोच ही रही थी कि तभी केशव उसके भाई के लिए चाय ले आया। सभी बैठे थे, तभी विनोद बोला, सुनो बहन, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। माँ ने कहा है तुम दोनों को न्योता दे दूं, आ जाना और कुछ खा लेना। अपने भाई के इन शब्दों में मंजू को एक अनमने बुलावे जैसा अनुभव प्रतीत हुआ। उसकी बातों से उसे लगा
जैसे वो अनमने मन से हमें ये बात बोल रहा है। शायद वो मुझे इस गरीबी के चलते पसंद नहीं करता, और उसकी बातों से ये साफ प्रतीत हो रहा था कि वो नहीं चाहता कि हम वहां आएं और उसके बेटे को खिलाएं। उसे इन शब्दों में कहीं न कहीं अपनी बेइज्जती सी महसूस होने लगी। वो सोचने लगी, अभी उसको इस बर्ताव के लिए एक तमाचा जड़ दूं। पर वो बस ये सोच के रुक गई कि बड़ा भाई है, ऐसा करना सही नहीं होगा। वो अभी उसे मना करने ही वाली थी कि तभी केशव विनोद से बोला, हाँ हाँ, मैं और आपकी बहन मंजू कल आ जाएंगे। आप कहें तो मैं अभी आपके साथ चल दूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, कल आ जाना बस, और कुछ खा लेना। इतना कहकर विनोद वहां से चला गया और मंजू गहरी सोच में पड़ गई। वो जानती थी कि उसने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया है, पर क्या प्रेम विवाह करना गलत है? अरे आजकल तो समाज में सब यही करते हैं। क्या इतने सालों बाद भी उसके मायके वालों का उसके प्रति ये व्यवहार सही है क्या? उसे अपने इस फैसले के लिए सबसे नाराजगी ही मिलेगी। वो सोचने लगी, अगर आज मेरे पति पहले के जैसे खेती बाड़ी करते तो उसके पास लोगों को जवाब देने के लिए कुछ तो होता कि हाँ, मेरे पति भी अच्छा धन कमाते हैं। पर शायद उसके ही भाग्य फूटे हैं। खैर, अगली सुबह वो दोनों पहुंच गए, पर किसी ने भी उन दोनों को देखा तक नहीं। दोनों वहीं खड़े रहे। तभी मंजू केशव से बोली, सुनो, हम दोनों वापस चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ तो हमें कोई पूछ भी नहीं रहा। अरे तू चुप कर, देख नहीं रही है कितना बड़ा घर है? इतने बड़े घर में क्या क्या चीजें होंगी, हर चीजें कितनी कीमती होंगी। ऐसा कहकर केशव विनोद के पास चला जाता है। केशव का ये बर्ताव मंजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है, आखिर केशव आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या उसे इस बड़े घर की चकाचौंध इतनी आकर्षित कर रही है कि उसके लिए वो मेरी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहा? वो इसी सोच में डूब जाती है कि तभी केशव विनोद के पास आ जाता है, जहाँ विनोद सोफे पर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। केशव वहाँ खड़ा रहा, पर विनोद तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, जैसे कि वो चाहता ही नहीं कि वो यहाँ रुके। ये सब देखकर मंजू को बहुत बुरा लगता है। उसके हृदय में मानो एक ज्वाला सी जाग उठी। ये मेरे पति हैं, जिसके लिए मैंने अपने मायके वालों से लड़ झगड़ कर विवाह किया, पर इसे तो अपना यहाँ अपमान दिखाई तक नहीं देता। क्या इसके लिए अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या इसे इस व्यवहार में अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होती? मंजू ये बात बोल ही रही थी कि तभी केशव ने विनोद से कहा, नमस्कार भैया, हम दोनों आ गए। अच्छा अच्छा, आ गए हो तो चलो, तुम जरा मेरे दोस्तों के लिए रसोई से शरबत ले आओ। विनोद रसोई में शरबत लेने चला गया। उसे तो बस इस घर में रहने का एक मौका चाहिए था और अमीर के बीच बैठने का। वो तो बस सोचता, यहाँ अगर उसे एक नौकर भी बनकर रहना पड़े तो वो भी रह लूं। उसके लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसे तो मानो इस चकाचौंध में अपना ये अपमान तक दिखाई नहीं दे रहा था। गरीबी, हाँ, गरीबी ही तो कारण हो सकता है, वरना इतना अपमान तो कोई न सहता। उसकी पत्नी मंजू सोचती, क्या मेरे पति का इतना अपमान सही है? माना कि मेरे पति गरीब हैं, लालची हैं, पर दिल के तो बुरे नहीं। मेरे बस में होता तो अभी अपने पति के इस अपमान के लिए भाई को एक तमाचा जड़ देती। थोड़ी ही देर में केशव शरबत लेकर बाहर आ गया और टेबल पर रख दिया। सभी शरबत पीने में लग गए। केशव वहीं खड़ा रहा। न जाने क्यों उसे अपना ये अपमान महसूस ही नहीं हो रहा था। वहीं टेबल पर विनोद की झूठी थाली पड़ी थी, जिसमें रसगुल्ला, मिठाई और पनीर की खाई हुई सब्जी पड़ी थी। तभी विनोद केशव से बोला, क्या बात है, भूख लगी है, खाना खाओगे? देखो मेरी थाली में कितने पकवान रखे हैं। तुमने तो इतना सब भोजन कभी देखा भी नहीं होगा।
तुम्हारे लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। विनोद की इस बात ने मंजू के मन को बहुत ठेस पहुंचाई। वो समझ गई कि इस घर में उसके पति की औकात नौकर के समान है। अगर आज वो भी धनवान होते और उनके पास भी अच्छा धन होता तो उसका भाई उसके पति की कितनी पूछ करता, पर वो तो गरीब है। इस घर में उन दोनों की कोई औकात नहीं। पर ना जाने केशव उसकी झूठन कैसे खा सकता है। ये कैसा पति है? सारा समाज इसके बारे में क्या सोचेगा, इसे इसकी कोई चिंता नहीं। बस दूसरों की झूठन खाए जा रहा है। केशव विनोद की झूठन खा रहा था और विनोद और सब उस पर हंस रहे थे। अच्छे से खा, खूब खा। तूने कभी ऐसा खाना खाया ही नहीं होगा। देखो तो इसे कैसे खा रहा है, जैसे कितने दिनों का भूखा है। सभी उसका अपमान कर रहे थे, उस पर खूब हंस रहे थे। विनोद की झूठन खाने के बाद वो प्लेट उसी टेबल पर रख देते हैं, जिससे वो टेबल गंदी हो जाती। ये देख विनोद को बहुत गुस्सा आता है और उसे वो टेबल साफ करने और रसोई में बर्तन धोने को कहता है। केशव चुपचाप रसोई में चला जाता है और बर्तन साफ करने लग जाता है। उसे तो मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इतनी बेइज्जती तो कोई भी नहीं सहता, पर केशव तो बड़े घर की चकाचौंध में मानो अंधा सा हो गया था। उसे ये सब दिखाई ही नहीं दे रहा था कि यहाँ उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। इतना तो कोई किसी नौकर के साथ भी नहीं करता जितना केशव के साथ हो रहा था। उसकी पत्नी ये सब देख रही थी। अपने पति की इस बेइज्जती से वो बहुत टूट चुकी थी। थोड़ी ही देर में केशव बाहर विनोद के पास आ गया कि तभी विनोद उससे बोला, चलो मेरे पैर दबा दो थोड़ी देर। अपने भाई की ये बात सुन मंजू का तो सारा सब्र का बांध ही टूट गया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने वहां आकर विनोद को एक तमाचा जड़ दिया और बोली, बस भैया, अब और नहीं। मैं अपने पति का और अपमान नहीं सह सकती। आप अमीर हो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पति को नौकर की भांति समझो। मुझे ये साफ दिख रहा है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हो हमारे साथ। अरे जब दिख रहा है तो आई ही क्यों यहाँ पे? विनोद के इन शब्दों से मंजू को सब साफ समझ आ रहा था। अब जाके केशव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया, मेरी ये स्त्री देवी है। मैं ही मूर्खों की भांति इस चकाचौंध में फंस गया था, जो अपनी पत्नी का ये प्रेम समझ न सका। इसके लिए मेरे मन में कितना प्रेम है, कितना सम्मान है, जो मेरे लिए इन सब से लड़ रही है। अगर मुझे ये सब पहले समझ आता तो शायद इसे मेरी वजह से इतना दुख न सहना पड़ता। केशव को अपनी गलती अब समझ आ चुकी थी और वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे माफ कर दो मंजू, मैं नहीं समझ सका कि ये चकाचौंध बस दिखावटी है। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम इन सब महंगी चीजों से कहीं ज्यादा है और अब हम एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो यहाँ से। जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारी किसी को कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग तो मेरे नौकर से भी गए गुजरे हो। अपने भाई के इन शब्दों से मंजू की आंखें भर आईं। ये वही घर है, ये वही भाई है जो उसे शादी से पहले कितना लाड करता था, कितना प्यार करता था, उसकी हर एक चीज पूरी करता था। उसे खरोच भी आती तो सारा घर सर पर उठा लेते। और आज देखो कैसे गरीबी के चलते कैसे अपमान कर रहा था। आज वो गरीब, उसके पास अच्छा धन नहीं है। सच ही तो कहते हैं लोग, इस संसार में कुछ रिश्ते सिर्फ पैसों के होते हैं। जब तक आपके पास धन है लोग आपकी पूछ करेंगे, और जब नहीं है तो सब जगह अपमान ही मिलेगा। इतना अपमान सहने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद केशव मंजू से कहता है, सुनो, मुझे माफ कर दो। मैं इस चकाचौंध में इतना अंधा हो गया था कि ससुराल का गुलाम तक बनने की बातें सोच रहा था। समझ ही नहीं सका मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे बस लगा था तुम्हारा भाई हमें पसंद करता है,
पर ये बस मेरी एक गलत फहमी थी। आप माफी मत मांगिए। अब जो हुआ सो हुआ। हम ही गरीब हैं, इसलिए हमारा कोई आदर नहीं करता। आज उसे मंजू की इन बातों में उसका सारा दर्द समझ आ गया। वो समझ गया वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसकी ही वजह से तो उसके मायके में उसके भाई ने उसे कितना सुनाया, हर चीज के लिए उसे ताना दिया। ऐसी कोई बात उसने नहीं बोली जिससे उसके मन को चोट न पहुंची हो। अगर आज वो कुछ भी अच्छा कमाता तो ऐसा कभी नहीं होता। वो रोते रोते मंजू से बोला, मुझे माफ कर दो मंजू। अब से मैं खेती बाड़ी करके एक सफल इंसान जरूर बनूंगा। फिर तुम्हारा कोई अपमान नहीं करेगा। फिर हमारे पास भी बहुत सारा पैसा होगा और हम भी खुशी से जीवन जिएंगे। केशव का इतना ही कहना था कि मंजू उसे गले लगाकर बहुत रोने लगी। केशव समझ गया आज उसके इन आंसुओं में दुख के साथ साथ कुछ खुशी की भी बूंदें शामिल हैं। वो अब अपनी सारी गलती समझ चुका था। वो जान चुका था आज भी मेरी ये स्त्री मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। बस मैं ही इसे दुख देता रहता हूँ, पर अब मैं इसके जीवन में सारी खुशियाँ भर दूंगा।